Hello UGC NET aspirants, welcome to IFS. Myself Himanshu, your today's host. So students, today we are going to talk about कि पेपर 1 जो होता है अपना UGC NET का, उसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और साथ ही साथ में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, तो इसके बारे में हम लोग आपको आज डिटेल में देंगे और मैं बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूँगा। कोई मेरे पास कोई अल्ट्रा ऐसे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ना, ग्रांड स्ट्रेटेजी नहीं, बड़ा ही सिंपल सोबर स्ट्रेटेजी होगी। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जियोग्राफी से मैंने भी नेट किया है, तो हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में और वो हमारा क्लियर हो गया बिना किसी बाधा के। तो आपका भी एक हो सकता है, ठीक है। और देखो, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि सबका ना तरीका अलग होता है पढ़ने का। सबका, जैसे मान लो कोई तो कहता है सुबह उठना चाहिए, मी पर्सनली मैं जल्दी उठता हूँ। हो सकता है कि आप लेट उठे। मेरा ही जो ब्रदर है वो लेट लेट जगता है, वो उससे सुबह पढ़ाई नहीं हो पाती है, जो कि हम दोनों भाई हैं, बट स्टिल वेरिएशंस होते हैं, तो वो रहेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। कोई आपको कहे कि सुबह उठ को 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट करो और आप उठ भी गए, 5 बजे उठ गए आप, और फिर झूल रहे हैं इस तरह से, नींद आ रही है, थकान हो रही है, आलस आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा काम मत करो। ठीक है, अगर आपको रात को पढ़ाई होती है, रात में पढ़ाई होती है, तो रात को पढ़िए, सिंपल एज दैट। सुबह उठ के पढ़ाई होती है, आपको फ्रेशनेस फील होती है, तो सुबह उठ के पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो सबसे पहले तो ये चीज, टाइमिंग का इशू है, मैंने सॉल्व कर दिया। हाँ, ज्यादा लेट तक जो है वो जगना सही नहीं होता है। 12-1 ठीक है, समझ में आता है। अगर आप 6-7 बजे उठ जाते हैं तो दैट्स द बेटर टाइम। 7 बजे तक आप उठ जाएं। ऐसे नहीं कि आप 3-4 बजे तक पढ़े हुए लग रहे हैं और आप जब सुबह उठ रहे हैं तो आप 9-10 बजे उठ रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो भी आने वाली जो एग्जाम्स होगी ना, वो हैम्पर होगी। क्योंकि जो एग्जाम्स होती हैं जनरली, होती तो 11-12 से स्टार्ट होती है, कुछ कुछ एग्जाम्स 9 से भी स्टार्ट हो जाती है, बट आपको एग्जाम सेंटर में भी तो पहुंचना है ना 2 घंटे पहले। तो आपको एग्जाम वाले दिन आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा। और अचानक से आप बॉडी को फोर्स करोगे, टेंशन से भरी हुई बॉडी उठेगी कि यार आज तो मेरा एग्जाम है, जब मुझे उठना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, तो आपकी बॉडी को थोड़ी पता है कि एग्जाम है क्या है, तो वो आपका साथ नहीं देगी। तो ध्यान रखिए कि 7 बजे तक आप उठ जाएं। और 7 बजे उठने के लिए आपको 6 घंटे की अगर आप नींद लेते हो, तो आपको 1 बजे आपको सो जाना है, 1-1:30 बजे 2 बजे सो जाना है, ठीक है, जिससे कि आप 7 बजे तक उठ जाएं। सबसे पहली बात तो ये। ओके, अब शुरुआत करते हैं यूजीसी नेट को। आपको मैं एक आपको रूबरू करवाता हूं कि ये एग्जैक्टली एग्जाम है किस तरह की। देखिए, यूजीसी मींस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और ये यूजीसी जो है वो नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। कौन सी एजेंसी करवाती है, उसका नाम है एनटीए। आपको बहुत बार एनटीए भी दिखाई देगा, तो एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो यूजीसी ने एनटीए को सेटअप किया है, और एनटीए जो है वो ये सब चीजें कंडक्ट करवाती है। यूजीसी नेट हो गया, सीयूटीपीजी, तरह तरह की जो एग्जामिनेशन होती है वो एनटीए करवाती है, ठीक है। अब ये जो एग्जामिनेशन होती हैं, ये आपको 2 चीजों में मदद करती है। ये आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इस टेस्ट को क्लियर करने का ऐसा नहीं कि आपने नेट क्लियर किया और आपको तुरंत कोई जॉब मिल गई, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको फ्यूचर में कॉलेज प्रोफेसर बनना है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, साथ ही साथ को रिसर्च करनी है किसी पीएचडी पे। पीएचडी आप सिंपल मास्टर्स करने के बाद में प्राइवेट से कर सकते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप एग्जाम दीजिए, उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी इजीली। बट एक और तरह की भी पीएचडी होती है कि आप रिसर्च स्कॉलर तो बनोगे, बट आपको गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो जिससे क्या है ना कि आपका जो एक फाइनेंशियल जो बर्डन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। अब देखो, तो बेसिकली जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप पाने के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होने के लिए ये नेट का एग्जाम जरूरी है। जुलाई 2023 के अंदर क्या हुआ कि यूजीसी ने एक बार वापस उसको अपने गाइडलाइंस को रिवाइज किया, और उसमें यह कह दिया कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कॉलेज में आपको नेट, सेट या फिर पीएचडी की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा एक पर्सनली मानना है कि मास्टर्स के बाद में अगर आपको पीएचडी करनी है तो जेआरएफ के थ्रू जाइए ना। दूसरा ये है कि आपको पीएचडी करनी है, प्राइवेट से आप पीएचडी करोगे 5 साल, और उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में एलिजिबल होगे, तो वो बहुत ज्यादा टाइम समय आपका ले लेगा। ओके, तो ये आई थिंक द बेस्ट शॉट है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के अंदर। इसकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी तो होगी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए,
आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, पीएचडी जब आप करोगे ना अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी से, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलती है, उसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाता है। 2 साल तक आपने पीएचडी की तो आप जीआरएफ कहलाओगे, और 2 साल के बाद में आप पीएचडी में हो जाओगे तब आपको एसआरएफ कहलाएगा। आप क्या कहलाओगे? एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलो। ठीक है, तो कभी कभार आप एसआरएफ सुनो ना तो वो जूनियर रिसर्च फेलो के ही सीनियर होते हैं। उसके बाद में जब आप यूजीसी नेट को पास करते हैं, क्लियर करते हैं, तो आपके करियर में एडवांसमेंट आती है। आपके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी, जब भंडार खुल जाता है, आपको जो कॉलेजेस होती हैं वो दोनों हाथों से कि आइए एम्ब्रेस करते कि आइए भाई इनका नेट क्लियर है, बिकॉज आपने पढ़ाई करके उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज पाकर आपने वो नेट एग्जाम क्लियर किया है। ओके, और आपको जब नेट एग्जाम क्लियर करते हैं तो इसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए, और देखो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी तो डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल दे देती है कि नेट क्लियर है तो इसको और कोई टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप आओ, आपने नेट क्लियर किया है, आपका सीधा इंटरव्यू होगा। अगर आप में कैलिबर होगा तो आप तुरंत उस बड़ी यूनिवर्सिटी में लग जाएंगे। तो इमेजिन कीजिए कि 23-24 ईयर्स में ही आपका आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, तो कितनी बड़ी बात है। और आप 5-6 साल तक मेहनत करोगे तो आप सोचिए आप किस लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो ये है यूजीसी नेट अपने करने का, तैयारी करने का इंपॉर्टेंस, कितनी कितनी इंपॉर्टेंस है। अब आप कहेंगे ठीक है सर, मोटिवेट हो गए हैं, आप बताओ करना कैसे है। तो मैं बताता हूं कैसे करना है। ये है इसकी मार्किंग स्कीम। साल में 2 बार एग्जाम होता, कंडक्ट होता है। ठीक है, आपको मैं मंथ भी बता देता हूं, जून में होता है और दिसंबर में होता है। ये ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। कोरोना में थोड़ा चेंजमेंट हो गया था, वो साल में एक बार ही हुआ था, बट कुछ सालों मतलब जो अपने नॉर्मल जो ईयर्स होते हैं उनके अंदर आप देखेंगे तो जून और दिसंबर में इनके एग्जाम हो जाती है। अब जैसे कि अभी मार्च चल रहा है तो जून 2024 का एग्जाम आएगा और दिसंबर 2024 का एग्जाम आएगा। अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं या मास्टर्स कर ली है, आप सभी जून 2024 की जो एग्जामिनेशन है उसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो मास्टर्स जो कर रहे हैं ना स्टूडेंट, आप वेट मत कीजिए मास्टर कंप्लीट होने का, आप मास्टर्स में होते हुए भी नेट क्लियर कर सकते हैं। उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है कि मास्टर्स का जो स्टूडेंट्स है कैसे फायदा ले सकता है यूजीसी नेट का, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एग्जाम कैसे होगी? कोई भी ओएमआर शीट वाला जिसमें सिस्टम नहीं है, अब सारा का सारा जो है ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं घर पे बैठ के, ऐसा नहीं, आपको वहां एग्जाम सेंटर जाना होगा, वहां पर आपको कंप्यूटर और माउस मिलेगा, उसके मदद से आपका एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है बेसिकली। उसके बाद में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और पेपर कितने होंगे? पेपर होगा एक ही, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है पेपर 1 और एक पेपर 2। ये होता है हमारा जनरल एप्टीट्यूड का पेपर, और दूसरा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जो भी आपका आप मास्टर्स में जो सब्जेक्ट लिए हुए हो उसका एग्जाम होता है। ठीक है, क्वेश्चंस कितने आएंगे? 150, 1 से लेके 150 तक नंबरिंग होगी, और आप कोई सा भी क्वेश्चन पहले कर सकते हो, बाद में कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको पहले 1 से 50 करना है या पेपर 1 ही सबसे पहले करना है या फिर पेपर 2 करना है, ऐसा कुछ नहीं है रूल। अब पहले था, अब वो खत्म हो चुका है। तो 1 से लेके 150 तक आप कितना भी कोई सा भी क्वेश्चन पहले बाद में कर सकते हो। उसके बाद में ड्यूरेशन क्या होगा? ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स। तो आप देखेंगे 150 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, बहुत कम समय है। और नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है? तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, और जून 2024 दिसंबर में होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, बिकॉज ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये आपको कोई जॉब दिलवा नहीं रहा है कि जैसे ही क्लियर किया जॉब मिल गई। आपको उसके बाद में आप एलिजिबल होगे, आपको फिर और सारे जो नेट के जो क्लियर किए कैंडिडेट्स हैं उनके साथ आप फाइट कर सकते हो। अभी तो क्या है, मास्टर्स कर लिया आपने, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भर सकते हो आप, किसी यूनिवर्सिटी में कोई आ गया तो आपको नेट सेट या पीएचडी की जरूरत पड़ती है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हो चुका है अब। ओके, चलिए, अब ये तो मैंने इंट्रो दे दिया। सिलेबस की बात करें, पेपर 1 की सिलेबस, आज हम लोग पेपर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो पेपर 1 का सिलेबस क्या है? पेपर 1 का सिलेबस है ये आपके सामने। इन यूनिट्स में से 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा। मतलब 100 मार्क्स होते हैं बेसिकली, पेपर तो पूरा 300 का ही होगा, बट जो पेपर 1 के क्वेश्चन आते हैं वो 50 आते हैं और उनके जो नंबरिंग होती है वो 100 होती है। उसी प्रकार पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलो अब देखो, ये आपके सामने जो यूनिट्स दिख रही हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग,
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, अब देखो हर यूनिट में से जनरली देखा गया है, ट्रेंड यही है कि हर यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, और आप इसको देखोगे तो 5-5-5 करते करते ही ये 50 क्वेश्चन हो गए। तो इससे क्या सीख मिली, क्या पता चला? इससे ये पता चला है कि सारी यूनिट्स इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं, सबसे पहली बात तो। और मैं आपको बता दूं कि ये इसके पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों को मिला के आपको जो मिनिमम मार्क्स लाने रहते हैं वो 40% लाने रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि ऐसा हो सकता है कि पेपर 1 में अगर आपके कम भी मार्क्स आ रहे हैं तो पेपर 2 कंपनसेट कर सकता है, या फिर पेपर 2 की तैयारी कम है तो पेपर 1 कंपनसेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि पेपर 1 में भी आपको 40 मार्क्स लाने और पेपर 2 में भी 40% मार्क्स लाने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कंबाइंड जो है वो 40% आपको लाने होंगे, तब आप क्या है उस मेरिट लिस्ट में बैठोगे। जब मेरिट लिस्ट बनाई जाती है ना कि भी किस किस का सिलेक्शन हमें करना है, सिर्फ टॉप 6% का ही सिलेक्शन वो लोग करते हैं, तो उसमें से भी जिसके भी 40% से कम नंबर आए ना उनको वो हटा ही देते हैं, वो कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 40% तो मिनिमम लाने ही लाने, और उसके बाद में हर सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ्स होती हैं, उनको आपको चेक करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो तो इन सारी की अब तैयारी कहां से करोगे? तैयारी ifsonline.com करवाता है आपको, इसी चैनल पे यूट्यूब पे करवाता है। साथ ही साथ में हमारा जो एप्लीकेशन है IFAS, आप उसको डाउनलोड करके इन सारी की सारी जो यूनिट्स हैं इनके मॉक टेस्ट अवेलेबल है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है। साथ ही साथ में आपके लिए इनका जो कंटेंट है वो भी हम लोग जल्द ही लाने वाले हैं वेबसाइट के ऊपर, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इन फुल HD क्वालिटी। HD तो है ही, है ना, वो आपको साफ सुथरा आराम से दिखेगा, साथ ही साथ में उसमें एनरिचमेंट भी होगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला, पॉइंट टू पॉइंट। ओके, तो आपको करना क्या है, ifsonline.com पे रजिस्टर कर लेना है। ऑलराइट, चलो उसके बाद में दिक्कतें की बात करते हैं कि आपको जो सक्सेस होती है वो कैसे मिल सकती है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, क्योंकि जो मैंने सिलेबस दिखाया था आपको वो टारगेटेड सिलेबस है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं हर बार बच्चों का गलत हो जाता है, बिकॉज बहुत 6-7 लाख लोग बैठते हैं, बट मतलब बहुत ही ऐसे मान लो कि जो पास लेवल का जो परसेंटेज है ना वो बहुत कम है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आज कि तैयारी कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम में, आज हम लोग बात करें UGC नेट की, तो आपको सिलेबस रीडिंग करनी है। ठीक है, सिलेबस रीडिंग कर लिया आपने, मार्किंग स्कीम जान ली, MS मार्किंग स्कीम, और मार्किंग स्कीम जानने के बाद में आपने सिलेबस रीड किया। सिलेबस देखिए ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, और हमारे IFS के एप्लीकेशन पर भी है, जो भी लेटेस्ट होता है ना हम लोग वहां अपलोड कर देते हैं, जिससे कि आपको 3-4 जगह घूमना ना पड़े, ना मिसलीड ना हो आप। तो सिलेबस रीडिंग इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में क्वेश्चंस आते किस प्रकार है, आपके मन में सवाल आएगा ना कि चलो ठीक है सिलेबस तो ठीक है, अच्छा अच्छा टॉपिक है, इन्वायरमेंट है, ये हो गया, वो हो गया, डिजास्टर्स आगे, बट क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो कैसे पता चलेंगे? जो पिछले साल पूछे गए हैं क्वेश्चंस वहीं से तो आप पता करेंगे। तो सेकंड जो स्टेप है वो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरह से पेपर इवॉल्व हो रहे हैं, किस तरह से जो करंट अफेयर्स हैं वो धीरे धीरे इंडक्ट होने लगा है, या फिर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज्यादा आने लगे, कम आने लगे, कैसे पता चलेगा? ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपने देख लिया, पेपर को देख लिया, बहुत अच्छा है, चलो ठीक है कि आप देखेंगे ना पहली बार तो आपको कुछ आएगा ही नहीं। अब ठीक है, आपके मन की चलो मैं कर तो सकता हूं बट मुझे गाइडेंस की जरूरत है ना? तो तीसरा जो स्टेप आता है वो है राइट मेंटरशिप, या राइट रिसोर्सेज बोल सकते हो आप। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, बहुत महत्वपूर्ण चीज है रिसोर्सेज का सही होना। ओके, UGC नेट के लिए मैं कहूंगा आप एक ही रिसोर्स से स्टिक कीजिए, वन रिसोर्स आपका होना चाहिए और वो रिलायबल होना चाहिए। अब रिलायबल क्या होगा? कोई आपको IAS बनने का ज्ञान दे रहा है और उसका खुद का ही क्लियर नहीं हो, बहुत बार वो जो है अपने ही कारणों की वजह से
आप देख रहे हैं कि ये पढ़ता तो है नहीं और ज्ञान ज्यादा दे रहा है, तो बेसिकली उस पर्सन की जो रिलायबिलिटी वो कम होगी, बिकॉज वो खुद भी इतनी मेहनत नहीं कर रहा है जितनी उसको करनी चाहिए, नहीं तो उसके एग्जाम के लिए क्रैक हो जाती है। हाँ, किस्मत का भी होता है, कुछ कुछ लक फैक्टर भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो मेहनत उतनी नहीं की होती जितनी वो एग्जाम डिमांड करती है। और इसका मतलब ये नहीं कि जो जो फेल हो जाते हैं वो उनको हम लोग डिमीन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट जो सक्सेसफुल हो चुके होते हैं वो आपको थोड़ा टारगेटेड स्टडी प्लान बता सकते हैं। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जिसका क्लियर हो चुका है, जो उस एग्जाम को क्रैक कर चुका है, उसको पास क्रैक करने की चाबी है। एक ताला था वो एग्जाम, और उसको उसने खोला है चाबी से। वो जो चाबी है ना, वो उसकी स्ट्रेटेजी है। तो जो टॉपर्स होते हैं, या फिर जिसने एग्जाम में आपके आसपास, आप देखिए अपने टीचर्स को देखो, अपने सर्कल में देखिए, तो उनसे आप गाइडेंस लीजिए कि मुझे किस रिसोर्स में जाना चाहिए, और उन लोगों से आपको ज्यादा इंटरेक्ट करना है जिनका ये क्लियर हो चुका है। मैं एग्जांपल बताऊं कि जैसे यहाँ हमारे आईएफएस में सभी जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर दिखेंगे, ये सारे के सारे यूजीसी नेट क्वालिफाइड है। इसका मतलब क्या है कि जो भी ये बताते हैं इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हम आपको शेयर करते हैं, ठीक है। हमने इस एग्जाम को क्रैक किया है, तो इसका मतलब हमें पता है कि क्या इसमें एग्जाम में पूछा। देखो 100% तो हमें भी नहीं आता एग्जाम में, ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, 100 हमें से 100 तो हमारे भी नहीं आए हैं, ओके, 70-75% आए होंगे, बट वी नो हाउ टू क्रैक इट। सो बेसिकली रिसोर्स है आपका सही होना चाहिए, आपकी जो गाइडेंस होती है वो सही होनी चाहिए, ठीक है। आपका कौन सा सब्जेक्ट है कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग जरूर आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद में जब आपको रिसोर्स सही मिल गया कि हाँ यार ये मजा आ रहा है, ये यूट्यूब है वो बहुत अच्छा चल रहा है, साथ ही साथ में जो मतलब अपना ये रिसोर्स मिल गया, गाइडेंस मिल गई, मेंटरशिप मिल गई, उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको पहले घेर के रखेंगे। जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे तो आपको अब क्या है, थोड़ा सा सजग रहना है, क्योंकि आपने जिसने मेंटरशिप ली है, जिससे भी आपने पूछा है, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर किसी स्कूल कहीं भी आप गए हो, तो वो आपसे टाइम का डिमांड करेंगे कि हाँ अब आपने जब हमें समय दिया है, आपने पूछा है, तो आप हमारे हिसाब से चलिए। और रोज अगर आपको उनके बराबर चलना है ना, तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। उस मुश्किल को कम करना है, कैसे करोगे? सबसे पहला तो जो दुश्मन है ना हमारा, वो है अपना स्मार्टफोन, ठीक है। अब आप कहेंगे सर मैं तो खुद ही आपके स्मार्टफोन पे वीडियो देख रहा हूं, तो फिर स्मार्टफोन बंद कर दूंगा तो ऐसी जो अच्छी जो वीडियोस है वो कहां से देखूंगा? एक टाइम होना चाहिए स्टूडेंट्स, आई बात समझ में? एक टाइम होना चाहिए, उस पर्टिकुलर टाइम में ही आपको क्या है, सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करना है। आपको जब पता है कि यूजीसी नेट पेपर 1 आईएफएस का 11 बजे आता है, तो 11 बजे से पहले क्यों आ रहे हो यूट्यूब पे? मत आओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप 11 बजे आइए, 12 बजे सेशन खत्म हो जाता है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है उनको अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद में बंद कर दीजिए वापस, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप क्या करते हैं, 11 बजे से पहले भी एक्टिव रहते हैं और 12 बजे के बाद में भी एक्टिव रहते हैं। कौन कह रहा है? तो ये आपका टाइम वेस्टिंग है, ठीक है। तो दूसरा क्या है इसके बारे में, अब जो अवॉइड करनी है, जो चीजें अवॉइड करनी है वो आपको बताऊंगा। तो रिसोर्स होने के बाद में आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि एक दिन आपने 5 घंटे पढ़ाई की, दूसरे दिन भी 5 कर रहे हो, तीसरे दिन भी, तो रोबोट थोड़ी हो भाई। रोबोटिक्स नहीं करना है अपन को, रोबोट नहीं बनना है, हमें प्रोसेस को एंजॉय करना है। हम क्या कर सकते हैं, बट देखो ऐसा नहीं कि एक दिन 5 घंटे पढ़े, एक दिन 5 मिनट भी नहीं पढ़ा, एक बुक ही नहीं खोली, एक दिन तो 10 घंटे पढ़ लिया, जोश आया इस वीडियो को देखने के बाद में कि चलो ठीक है करते हैं, यूजीसी नेट क्लियर करेंगे। 1 घंटे 10 घंटे पढ़ लिए और दूसरे अगले 10 दिन कुछ नहीं पढ़ा, वो क्या है, वो बेकार है। आप यूजीसी नेट करना छोड़ दें अगर आपको ऐसे प्रिपरेशन करनी है तो, ठीक है। अब दूसरी आती कंसिस्टेंसी। बहुत लोग कहते हैं रोज 5 घंटे पढ़ना ही है, मैं कहता हूं नहीं पढ़ना। एक दिन 5 घंटे पढ़ो, दूसरे दिन मन किया है तो कोई बात नहीं, 4 घंटे में भी काम चल जाएगा। तीसरे दिन मन कर रहा है कि ठीक आज तो कोई फंक्शन आ गया घर में, या कोई रिलेटिव्स आ गए हैं, या फिर मतलब इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं कि हर फंक्शन में जा रहे हो, हर फंक्शन में जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा खुद को रेस्ट्रिक्ट करना है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लाइफ इंजॉय करना ही छोड़ दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहा है तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत पढ़िए, आप उस फंक्शन को एंजॉय कीजिए।
अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा तो पढ़ाई छूट रही है, तो उससे क्या होगा कि ना तो आप पढ़ाई कर पा रहे हो, चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, और ना ही उस फंक्शन को एंजॉय कर पा रहे हो, उस मोमेंट को एंजॉय कर पा रहे हो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बट उस दिन अगर पूरे सुपर बिजी हो, तो फिर भी आपको 15 से आधा घंटा 30 मिनट अपने लिए निकालना है, उस बुक को खोलनी है। चाहे उस बुक खोल जल्दी जल्दी खोल के ऐसे रख दो, उसको 15 मिनट बाद फोल्ड करके रख दो, अपना काम करने लग जाओ, बट उस बुक के, उस नोट्स के टच में जरूर रहना है। अभी जो टेक्नोलॉजी इतनी हाई आ चुकी है, आप क्या कर सकते हैं, काम करते करते अपने एक कान में कोई हेडफोन डाल के इस तरह से वीडियो चला के सुन सुन लो बस। तो बेसिकली क्या है कि आपके वो टच में रहना चाहिए, कुछ भी जो कंटेंट है, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, वो आपके टच में रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल भी, जब आप बिल्कुल टच में नहीं रहोगे ना, तो तीसरे दिन क्या होगा, उसको पढ़ने में बहुत जोर आएगा। ऐसा नहीं करना है। तो कंसिस्टेंसी होती है ये वाली कंसिस्टेंट मेंटेन रखो। इट वर्क्स फॉर मी, इट वर्क्स फॉर अदर ऑल्सो, इट मे वर्क फॉर यू ऑल्सो। चलिए, उसके बाद में कंसिस्टेंसी भी रख रहे हो, और फिर आता है रिवीजन। कंसिस्टेंसी रख ली, रोज नया 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 पढ़ रहे हो, बट पुराने वाला जो अपना जो भी टॉपिक है उसको आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे यहां तक पहुंच जाते हैं बट ये नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते, और फिर वो कहते हैं कि सर आपने बताया था कि मैं तो रोज पढ़ता था, रोज पढ़ती थी, और फिर भी मेरा नहीं हुआ। तो बच्चों, आपने रिवाइज नहीं किया है। रिवीजन जो होता है संडे, संडे को आपकी क्लासेस भी नहीं रहती हैं जनरली। आप जैसे जनरली कुछ किसी भी संस्था पे जाओगे तो संडे ऑफ ही रहता है। उस संडे को यूटिलाइज करो रिवीजन करने में। जो भी आपने 6 दिन पढ़ा है उसको रिवाइज करो संडे को, और फिर मंडे से नया पढ़ना स्टार्ट कर दो। बस सिंपल सा है, ओके। चलिए, तो ये है स्टूडेंट्स कुछ अपनी टिप्स कि ये छोटे, देखो ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई चीज ही नहीं है। सिलेबस रीडिंग करना बुरी बात है क्या, करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, अवेलेबल है बुक्स वगैरह, हमारे आईएफएस की अवेलेबल है, सभी तरह की अवेलेबल है। आप जाकर चेकआउट कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हो किस तरह से आए थे। साथ ही साथ में आपको रिसोर्स सही चूज करना है ना। और उसके बाद में ये 2 चीज आपको करनी है, यहां तक तो आपको करवा देंगे। कंसिस्टेंसी आपको रखनी है और रिवाइज भी आपको करना है, ठीक है। अब अवॉइड क्या करना है ना। ये अवॉइडेंस क्या है, सबसे पहले तो मैंने बताया था कि स्मार्टफोन का जो अननेसेसरी यूज है ना, उसको खत्म करना है। सोशल मीडिया चलाइए, बट ऐसी चीजें देखिए जो आपके काम की हो। एग्जाम्पल मैं बताऊं, स्मार्टफोन को तभी यूज कीजिए या वेबसाइट को, इंटरनेट को तभी यूज करना है जब आपको सबसे पहले तो कोई कंटेंट सर्च करना हो, ठीक है। अगर आपने कोई कोचिंग ले ली है तो फिर वो सारा बता देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जो कोचिंग मटेरियल है वो आपके लिए इनफ है। आप टाइम से जाइए, ठीक है, जो भी अटेम्प्ट करना है अटेम्प्ट कीजिए, और उसके बाद में उसको वहां से निकल जाना है, ठीक है। 1-1.5 घंटे 2 घंटे जितनी भी आप क्लास चल रही है, तो उसके पहले फोन नहीं, उसके बाद में फोन नहीं, बंद कर दो। उसके बाद में जब आप रिवाइज करें, कुछ पढ़ रहे हो और आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ आपको रिसर्च करनी पड़ रही है, तो आप डेफिनेटली जाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कीजिए, गूगल का यूज कीजिए, जो अपने कुछ भी डिक्शनरी देख सकती हो। कोई वीडियो आपको देखनी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ओपन है, सब कुछ ओपन है आजकल, कोई दिक्कत नहीं, तो उसका जरूर यूज कीजिए। मैं टेक्नोलॉजी को यूज करना बता रहा हूँ कि कैसे इंटीग्रेट करने हैं, क्योंकि देखो हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, हमें इन चीजों की जरूरत है और हमें करनी भी चाहिए। दूसरों से आगे निकलने भी कंपटीशन का जमाना, साथ ही साथ में पर सिंसियरिटी रखनी पड़ेगी। तो स्मार्टफोन को अवॉइड करना है, अननेसेसरी उसको नहीं चलाना है विदाउट, और लंबे समय तक नहीं। सोशल मीडिया, जैसे हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है आईएफएस का, हम लोग वहां पर आपको रोज क्वेश्चन देते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे वो क्वेश्चन आता है, रोज एक क्वेश्चन देते हैं। वो क्वेश्चन वहां पर 24 घंटे के लिए रहता है, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। वहां पर निमोनिक्स दिए जाते हैं, उनको आप देख सकते हैं। साथ ही जो कोई अनाउंसमेंट होता है उनको देखिए। तो अपन को क्या करना है, अपन को क्या करना है कि एक टाइम चूज कर लेना है, उस पर आप जाइए, सारी चीजें चेकआउट कीजिए, अपने आंसर से उनको कीजिए, और उसके बाद में उसको क्लोज कर दो। तो इस तरह से क्या है, आप स्मार्टफोन का यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स का अच्छे से यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये है कि हमें लेट स्टार्ट नहीं करना है। जो भी चीजें स्टार्ट करनी है अभी करनी है, ऐसा नहीं कि ठीक है हफ्ते भर करेंगे भी तो टाइम है।
ये जो लेजीनेस है ना, इसको छोड़ दो, डू इट नाउ, अभी करना है, इसी वक्त करना है, स्टार्ट हो जाना है। ऑलराइट, फिर है फूड हैबिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अननेसेसरी जो ये फालतू का जंक फूड हम लोग खाते हैं ना, उससे पता है क्या होता है, उससे आपके आलस आएगा, आपको काम करने का मन नहीं करेगा। ऑलराइट, ये थोड़ी ऐसे बच्चों वाली चीज आपको लग रही है कि फूड हैबिट्स, बट आप करके ट्राई कीजिए इसको। रात को हैवी खाना खाकर सोइए, सुबह आप ढंग से उठ नहीं पाओगे, पूरा दिन आपका अजीब सा जाएगा। तो फूड हैबिट्स है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। घर में तला हुआ आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं, खाना चाहिए, कभी कभी जब बन रहा है, ओकेजन हो रहा है, तब खाना चाहिए। घर के अंदर बना के खाइए, वो बेटर रहेगा, ठीक है। और रैंडमली कुछ स्टडी नहीं करना है, स्टिक टू द प्लान, है ना, स्टिक टू द प्लान। यही चीजें हैं, ये आपको अवॉइड करनी है यूजीसी नेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। नेट नहीं, जीआरएफ करना है, नेट तो करना ही करना है, जीआरएफ को क्रैक करना है, और उसमें कंपटीशन हाई होता है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज है, ये पर्सनल चीजें हैं। आई होप आप इसको करोगे तो आपको भी सक्सेस जरूर मिलेगी। एंड हम तो यहाँ पर मेंटरशिप करने के लिए हैं ही। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।